वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने डेरा इस्माइल खान में अरबों रुपए के तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह संग बुनियाद रख दिया। खैबर पख्तूनख्वा में सड़कों समेत दीगर तरक्याती मनसूबों का जाल बिछाया जा रहा है। कौम की हालत बदलने के लिए कशकोल तोड़ना होगा। शहनशाही अखराजात में कमी और करप्शन का खात्मा किए बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए शमसी और पन बिजली मनसूबों पर तवज्जो देनी होगी। माजी में इन शोबों पर तवज्जो दी जाती तो मुल्क की माशी हालत ये ना होती। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब। पीटीआई दौरे हुकूमत में तरक्याती मंसूबों को इल्तवा का शिकार किया गया। गुज़श्ता दौर में मुल्क माशी तौर पर कमजोर हुआ और महंगाई का तूफान आया। पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता रोकने वालों को डट कर मुकाबला किया और उनको इक़्तिदार से निकाल बाहर किया। हुकूमत पसमानदा इलाकों की तरक्की के लिए भरपूर इक़दाम कर रही है। डीआई खान से योब तक सीपैक रोड का जल्द आगाज होगा। सरबराह JUI को मौलाना फजलुर रहमान। पाकिस्तान और अमेरिका का अमन, सलामती और तरक्की को फरोग देने के लिए तामीरी रवाबत पर इत्तफाक। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन से टेलीफोनिक गुफ्तगू। दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तफसीली तबादला ख़याल। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार का नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याज़ी से मुलाकात। वज़ीर ख़ज़ाना को मैरीटाइम सेक्टर की तरक्की और सिक्योरिटी में पाक बहरिया के इक़दामात और जिम्मेदारियों से मुतालिक ब्रीफिंग। इसहाक डार की बहरी उमूर की तरक्की और आलमी अमन में पाक बहरिया के किरदार की तारीफ। तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई के 7वीं मरहले में दाखिल। इलेक्शन कमीशन के गवाहों पर जिरह मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन ने शवाहिद मुकम्मल होने का बयान दे दिया। अदालत का चेयरमैन PTI का बयान कलमबंद करने का फैसला। अदालत ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 342 के तहत बयान कलमबंद करेगी। चेयरमैन PTI का बयान कल दिन 12 बजे कलमबंद किया जाएगा। अदालत तौहीन इलेक्शन कमीशन केस चेयरमैन PTI पर 2 अगस्त का फर्द जुर्म आयद होगी। 4 रुकनी बेंच के आइंदा समाअत पर भी चेयरमैन PTI को ज़ाती हैसियत में पेश होने की हिदायत। कानून साजी के लिए आइन में दर्ज तरीक़ेकार पर अमल होना चाहिए। दूसरों पर उंगली उठाने वालों को सोचना होगा कि वो अपने दौर में क्या करते आए हैं। गुज़श्ता हुकूमत में एक सेशन में 54 कानून साजियाँ हुई। चेयरमैन PTI अपने कारकुनों को कैद कराकर खुद छुपता फिर रहा है। जिस शख्स की मुहाफ़िज़ ख़वातीन हो उसकी बहादुरी क्या होगी। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इज़हार ख़याल। असम्बली में जलाओ घेराव का कहने वाले फिर इसी असम्बली में आकर बैठ गए हैं। जो काम भारत 75 साल में न कर सका PTI वालों ने कर दिखाया। PTI वाले फैसला करें कि वो क्या चाहते हैं। किसी को ज़ाती मफाद के लिए मुल्क को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं देंगे। विफाकी वजीर सरदार अयाज सादिक। गुज़श्ता दौर में इलेक्शन एक्ट की 54 तरामीम 1.5 मिनट के अंदर ऐवान से मंजूर कर दी गई। जल्दबाजी में की गई कानून साजी को दुरुस्त करना चाहते हैं। वक्त के साथ आइन में कुछ तरामीम करनी पड़ती हैं। 2018 के इलेक्शन पर बहुत सी सियासी जमातों को एतराज़ात थे। इलेक्शन एक्ट के हवाले से कमेटी ने मुफस्सल रिपोर्ट तैयार की है। वज़ीर कानून आज़म मजीद खारर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ शो एट 6 में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ अयाज असलम और मैं हूँ उरूज फातिमा। नाज़रीन, टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं, तफसीलात शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। फिर से है चल पड़ा अज़्मो हिम्मत का निशान, जिद्दत का कारवां। शायद मैं दानिश ना होता तो ना पढ़ सकती। मैंने सर को हमेशा एज अ फादर समझा। तुम हो पाकिस्तान, चुनो। आप इस मुल्क का मुस्तकबिल है। दुनिया में पाकिस्तान को उसका खोया मुकाम आप दिलवाएंगे।
कौम का अगर हमने मुस्तकबिल संवारना है तो फिर ये लम्हा है, ये लम्हा आ चुका है। आज हिम्मत बढ़ाएंगे हम, ऊंची भरो उड़ान। मैं और हमारी पूरी टीम मिलकर हम पाकिस्तान का नक्शा बदल देंगे और मुल्क को तरक्की और खुशहाली के हम दौर पर लेके जाएंगे इंशाअल्लाह। खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। नाज़ा ये सरज़मीं है, तुम पर इसे यकीन है, बन जाओ इसका मान ऐ नौजवान। कल इंशाल्लाह आपकी कुर्सी पे यही लोग बैठेंगे। ऐ वतन की मट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। प्रोग्राम के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं कि गुज़श्ता हुकूमत ने अपनी सियासत को चमकाने के लिए रियासत को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इत्तेहादी हुकूमत ने सियासत को दांव पर लगाते हुए रियासत बचाने का फैसला किया। आज मुल्क भर में बड़े मंसूबों पर काम जारी है। उन्होंने ये बात डेरा इस्माइल खान में तरक्याती मंसूबों के इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब करते हुए कही। तफसील जानते हैं आगा मसूद खालिद से। वजारत उज़्मा का मनसब संभालने के बाद गुज़िश्ता 16 माह में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का डेरा इस्माइल खान का ये चौथा दौरा था। मवासलात और तवानाई के मुख्तलिफ मनसूबों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि मुश्किल तरीन हालात में हुकूमत संभाली, वसाइल की कमी के बावजूद सैलाब मुतासरीन के लिए 100 अरब रुपए के फंड्स जारी किए। मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम जारी है जिसके समरात आना शुरू हो गए हैं। तमाम मखलूत हुकूमत के ज़ुमा ने मिलकर ये फैसला किया कि हम सियासत कुर्बान कर देंगे, रियासत को बचाएंगे। यही वो फैसला था जिसकी खातिर फिर हम डट गए। पिछले 16 महीनों में तकरीबन समझ लीजिए कि $1 अरब 280 अरब रुपए की गैस का इजाफा हुआ है। वज़ीर आज़म ने कहा कि 2300 अरब रुपए का गर्दिशी कर्जा बिजली की कीमतों में इजाफे की बड़ी वजह है। गुज़िश्ता 75 साल में पन बिजली के मंसूबों पर तवज्जो दी जाती तो आज मुल्क की माशी हालत ऐसी ना होती। उन्होंने कहा कि दिवालिया होने की सूरत में मुल्क का हर शोबा बुरी तरह मुतासिर होता। साजिशें अपने जोरों पर थी, इसके बावजूद कि 9 मई का सानिया हुआ, इमरान नियाजी की इंतशार पसंदी और मुल्क दुश्मनी ने पाकिस्तान के अंदर कारोबार और सरमायाकारी को तकरीबन जामद कर दिया था। अल्लाह ताला का क्या फजल और करम हो सकता है कि हम डिफॉल्ट से बच गए। आज अब हम उस रास्ते पर गामजन हैं कि ज़राअत भी तरक्की करेगी, सनतें भी लगेंगी। इससे पहले वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने डेरा इस्माइल खान में शाहराहों, राब्ता सड़कों, ट्रांसमिशन लाइन और तेल और गैस की फ्राहमी के मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखा। मवासलात के मंसूबों में 66 किलोमीटर तवील रमक से दराबंद तक शाहराह की तामीर, यारक से टांग तक 35 किलोमीटर तवील शाहराह, 45 किलोमीटर तवील अब्दुल खेल ढक्की कलोरकोट रोड, डेरा इस्माइल खान बाईपास, 45 किलोमीटर तवील ईसा खेल से लकी मरवत रोड और 18 किलोमीटर तवील पहाड़पुर से सिदरा मोड़ तक शाहराह के संगे बुनियाद शामिल हैं। वज़ीर आज़म ने M14 पर कुंडल इंटरचेंज से ताजाजई रोड की अपग्रेडेशन मंसूबे का भी आगाज किया। तवानाई के शोबे में वज़ीर आज़म ने बिटनी गैस फील्ड से काका खेल तक 50 किलोमीटर तवील 8 इंच कुतर की पाइपलाइन का इफ्तिताह किया। वली गैस फील्ड तक 66 किलोमीटर तवील पाइपलाइन और शिवा गैस फील्ड तक 230 किलोमीटर तवील गैस पाइपलाइन बिछाने का भी संगे बुनियाद रखा। वज़ीर आज़म को बताया गया कि DI खान को जोब से मुंसलिक करने वाली 211 किलोमीटर तवील ट्रांसमिशन लाइन पर काम मुकम्मल कर लिया गया है।
योम में ग्रिड स्टेशन की तामीर और DI खान ग्रिड स्टेशन की अपग्रेडेशन का काम जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। डेरा इस्माइल खान में मवासलात और तवानाई के मुख्तलिफ मनसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब करते हुए जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान और दीगर मुकर्ररीन ने कहा कि माजी की हुकूमत ने मुल्क की मईशत की बुनियादें खोखली की, हमने तरक्की की नई समत मुतय्यन कर दी है। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे असरियार खान। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क की तरक्की का पहिया जाम करने वाले हुक्मरानी के काबिल नहीं। मुश्किल तरीन हालात में हमने हुकूमत संभाली, आज मुल्क का हर शोबा तरक्की कर रहा है। उन्होंने कहा कि डेरा इस्माइल खान में जारी मवासलात के मंसूबों से ये इलाका मुल्क का तिजारती मरकज बनेगा। मैं यहाँ पर जलसों में अपने दोस्तों से कहा करता था कि मेरे जहन में जो नक्शा है, अगर मैं उसमें कामयाब हो जाऊं तो आज जिस खित्ते को सबसे ज्यादा पसमानदा इलाका तस्वुर किया जा रहा है, मैं इसको पूरे पाकिस्तान की तिजारत का जंक्शन बनाऊंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा वो ख्वाब शर्मिंदे ताबीर हो रहा है। वफाकी वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि हमने मुल्क में तरक्की की नई बुनियाद रख दी है। 16 माह के कलील अरसे में 5000 मेगावाट बिजली निजाम में शामिल की, जिसमें से 2000 मेगावाट थर के कोयले से हासिल की गई है। उन्होंने बताया कि 2 अरब रुपए की लागत से पेस्को रीजन में 3 नए ग्रिड स्टेशन पर काम जारी है। पेट्रोलियम के वजीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक ने बताया कि गुज़िश्ता 16 माह में 138 MMCFD नई गैस निजाम में शामिल की है। मजीद 132 MMCFD गैस आइंदा 6 माह में निजाम में शामिल हो जाएगी। गैस के शामिल होने से मुल्क को 1.1 अरब डॉलर का फायदा होगा। मवासलात और पोस्टल सर्विसेज के वफाकी वजीर मौलाना असद महमूद ने खुतबा इस्तकबालिया पेश करते हुए कहा कि मोहम्मद नवाज शरीफ ने डेग खान में तरक्याती मंसूबों का आगाज किया। माजी की हुकूमत में अवामी फलाह के ये तमाम मंसूबे तातुल का शिकार रहे। आज इन मंसूबों पर तेजी से काम जारी है। उन्होंने डेरा इस्माइल खान की तरक्की में खुसूसी दिलचस्पी लेने पर वजीर आजम का शुक्रिया अदा किया। असदियार खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी को अमरीकी हम मनसब एंटोनी ब्लिंकन ने टेलीफोन करके अमन, सलामती और तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए तामीरी रवाबित पर इत्तेफाक किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड की जानिब से पाकिस्तान की हिमायत के प्रोग्राम की मंजूरी का भी खैर मक़दम किया। उन्होंने माशी बहाली और खुशहाली को फ़रोग़ देने के लिए मुसलसल इस्लाहात की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि पाकिस्तान की इक़्तिसादी कामयाबी अमरीका की अव्वलीन तरजीह है। तकनीकी और तरक्याती इक़दामात समेत तिजारत और सरमायाकारी के जरिए पाकिस्तान के साथ राब्ते जारी रखेंगे। एंटोनी ब्लिंकन ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के साथ शराकत दारी जारी रखने के अज़्म का इयादा करते हुए कहा कि पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्दी के हमलों से बहुत नुकसान उठाया है। दोनों रहनुमाओं ने यूक्रेन के खिलाफ रूस की जंग के गैर मुस्तहकम असरात समेत पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान में अमरीका और पाकिस्तान के मुश्तरका मफादात पर भी तबादला ख्याल किया। डेनमार्क में इराकी सिफारत खाने के सामने कुरान मजीद की बेहुरमती के ताज़ा तरीन वाक़े से मुतालिक अपने ट्वीट में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि इससे मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए हैं। पाकिस्तानी भी इस वाक़े के हवाले से इंतहाई तशवीश और दर्द महसूस कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि तसलसल से नफरत आमेज़ और घिनौने वाक़यात के पीछे मनफी हिकमत अमली पोशीदा है, जिसका मकसद मजहबी हमआहंगी को नुकसान पहुँचाने के साथ साथ इस्लामोफोबिया को फ़रोग़ देना है। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ हुकूमतों और अकायद के रहनुमाओं से इस सिलसिले के खात्मे के लिए बात करूँगा। बहके हुए मुट्ठी भर शैतान जहनीत रखने वालों को अरबों लोगों के जज्बात को मजरूह करने की इजाज़त नहीं दे सकते। वज़ीर आज़म ने कहा कि मनफी अज़ाइम रखने वाले चंद लोगों का एजेंडा किसी भी सूरत पर वार चढ़ने ही नहीं दिया जा सकता। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का दौरा किया। वज़ीर ख़जाना और नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाज़ी के दरमियान मुलाकात हुई, जिसमें मैरीटाइम सेक्टर की तरक्की और सिक्योरिटी के लिए पाक बहरिया के इक़दामात पर गुफ्तगू की गई। सेनेटर मोहम्मद इसहाक़ डार को पाक बहरिया की जिम्मेदारी और इस्तेदाद कार के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर ख़जाना ने बहरी उमूर में तरक्की और आलमी अमन में पाक बहरिया के किरदार को सराहा है। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए वफाकी वजीर सरदार अयाज सादिक ने कहा कि असम्बली में जलाओ घिराव का कहने वाले फिर उसी असम्बली में आकर बैठ गए हैं जो काम भारत 75 साल में न कर सका, पीटीआई वालों ने कर दिखाया। उन्होंने कहा कि पीटीआई वाले ये फैसला कर लें कि वो चाहते क्या हैं। किसी को ज़ाती मफाद के लिए मुल्क को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं देंगे। इजलास के हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे राना शहजाद सलाम हमें ज्वाइन कर रहे हैं। राना शहजाद, आगाह कीजिएगा आज के इजलास की कार्रवाई के हवाले से।
جی ایاز، آج پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس اسپیکر راجہ پرویز اشرف کی صدارت میں شروع ہوا تو اجلاس کے آغاز میں ہی میاں رضا ربانی نے اعتراض کیا کہ جو ترامیم والے بل ہیں، جو رولز اینڈ پروسیجر ہے اس کے مطابق یہ ضروری ہے کہ تمام ارکان پارلیمان کو کم سے کم ایک دن جو ہے وہ وقت دیا جائے تاکہ وہ ان ترامیم کو اچھی طرح پڑھ سکے، کیونکہ یہ اہم قانون سازی ہے۔ جس کے بعد مختلف ارکان نے اس معاملے پر بات کی۔ اسی حوالے سے وفاقی وزیر ایاز صادق نے ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن ایکٹ میں تمام جماعتوں کی جانب سے جو ترامیم پیش کی گئی تھیں، ان تمام ترامیم کو باہمی اتفاق رائے سے منظور کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ پہلی بار پی ٹی آئی کے جو ارکان اس وقت ہمیں ایوان کے تقدس کا درس دے رہے ہیں، پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں پارلیمنٹ اور پی ٹی وی پر پی ٹی آئی نے حملہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ 9 مئی کو جو ملک بھر میں ہوا وہ بھارت بھی نہ کر سکا۔ انہوں نے کہا کہ کبھی کہتے ہیں کہ ہم اسمبلی میں آنا چاہتے ہیں، کبھی استعفے دے دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہمارے استعفے منظور نہ کیا جائے۔ یہ سب اقتدار کی لالچ میں یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی نے جمہوریت کا مذاق اڑایا ہے، ایک شخصی ملک میں تمام اسمبلیوں کی جو نشستیں اس پر الیکشن لڑتا ہے تاکہ ایوان کو اس کا مذاق اڑایا جائے۔ صدر ایاز نے یہ بھی کہا کہ 9 مئی کو شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کی گئی، کور کمانڈر کے گھر پر حملہ کیا گیا، پاکستان کے پرچم کو جلایا گیا۔ ہمیں پتا ہے کہ میر صادق اور میر جعفر اب کون ہے، اب یہ سب برداشت سے باہر ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2014 سے لے کے اب تک ایک جماعت نے ملک کو اتنا نقصان پہنچایا ہے کہ جو دشمن بھی کبھی نہ کر سکا۔ اسی حوالے سے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن ایکٹ کے حوالے سے جو اعتراضات کیے گئے ہیں وہ ایک پارلیمان کی مشترکہ کمیٹی تشکیل دی گئی تھی جس میں تمام سیاسی جماعتوں کی نمائندگی شامل تھی اور باہمی مشاورت سے اس کمیٹی نے ترامیم منظور کی ہیں۔ اس حوالے سے تمام جو ارکان ہیں وہ آن بورڈ لیے گئے ہیں۔ وزیر دفاع نے جو پی ٹی آئی کے مختلف سینیٹر تھے ان کے شور مچانے پر اظہار برہمی کرتے ہوئے کہا کہ قانون سازی کے لیے جو طریقہ ہے طریقہ کار پر عمل پیرا ہونا چاہیے، لیکن ایوان کے تقدس کو، ماحول کو خراب نہ کیا جائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ انگلی اٹھانے والوں کو یہ سوچنا ہوگا کہ وہ کیا کرتے آئے ہیں، پہلے اپنا دامن دیکھیں پھر پاک دامنی کی بات کریں۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو ہمیں ایوان کے تقدس کا درس دے رہے ہیں، اسی ارکان نے گزشتہ دور حکومت میں 1 منٹ سے بھی کم وقت میں 54 اہم قوانین پاس کر لیے تھے، تو کیا وہ پارلیمنٹ کا مذاق نہیں اڑایا گیا؟ جی بہت بہت شکریہ رانا شہزاد السلام، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے تمام صورتحال سے۔ کچھ دیگر خبروں کی جانب بڑھیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ، سائفر انکوائری اور مقدمات کی تفصیلات فراہمی سمیت چیئرمین پی ٹی آئی کی 5 مختلف درخواستوں پر فی کین کو نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ درخواستوں پر سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے کی۔ توشہ خانہ کیس میں ٹرائل کورٹ کی جانب سے الیکشن کمیشن کے دستاویزات طلب نہ کرنے کے خلاف 2 درخواستوں پر الیکشن کمیشن اور دوسرے فریقین کو نوٹس جاری کیے گئے ہیں۔ جج سے منسوب فیس بک پوسٹ کی تحقیقات اور کیس ٹرانسفر کی درخواست پر بھی نوٹس جاری کر دیا گیا ہے۔ سائفر معاملے میں چیئرمین پی ٹی آئی کی ایف آئی اے طلبی کے خلاف درخواست پر بھی ایف آئی اے کو نوٹس جاری کر دیا گیا ہے۔ اسی عدالت نے گزشتہ 1 ماہ کے دوران درج مقدمات کی تفصیلات فراہمی کی درخواست پر بھی ایف آئی اے اور پولیس کو نوٹس جاری کیا ہے۔ توہین الیکشن کمیشن کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی آج پیش ہو گئے۔ الیکشن کمیشن اب فرد جرم عائد کرے گا۔ الیکشن کمیشن نے آئندہ سماعت پر بھی چیئرمین پی ٹی آئی کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کی ہدایت کی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی فواد چودھری اور اسد عمر کے خلاف توہین الیکشن کمشنر الیکشن کمیشن کیس میں ممبر الیکشن کمیشن نثار دورانی کی سربراہی میں 4 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ چیئرمین پی ٹی آئی اور ان کے وکیل شعیب شاہین پیش ہوئے اور موقف اختیار کیا کہ ہم حاضر ہو گئے ہیں، ہمیں آرڈر کی کاپی نہیں ملی، پہلے دوسرے وکیل تھے، اب میں وکیل ہوں، میرے پاس ریکارڈ پورا نہیں۔ وکیل شعیب شاہین نے سماعت ستمبر تک ملتوی کرنے کی استدعا کی۔ الیکشن کمیشن نے چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل کی درخواست کو منظور کر لیا اور چارج فریم کرنے کے لیے چیئرمین پی ٹی آئی کو حاضری یقینی بنانے کی ہدایت کرتے ہوئے کیس کی سماعت 2 اگست تک ملتوی کر دی۔ گزشتہ روز الیکشن کمیشن نے توہین الیکشن کمیشن کیس میں تحریک انصاف کے چیئرمین کو آج گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا تھا۔ الیکشن کمیشن نے عدم پیشی پر چیئرمین پی ٹی آئی کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کیے تھے۔ فواد چودھری بھی الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے۔ الیکشن کمیشن نے فواد چودھری سے کہا کہ آپ اپنا جواب جمع کروا دیں۔
اور بات کرتے ہیں توشہ فوجداری کیس کے حوالے سے، جس کی کارروائی حتمی مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کو بیان قلمبند کرانے کے لیے کل دن 12 بجے طلب کر لیا ہے۔ توشہ فوجداری کارروائی کیس حتمی مرحلے میں داخل ہو گیا ہے اور عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کو بیان قلمبند کرانے کے لیے کل دن 12 بجے طلب کر لیا ہے۔ اسی حوالے سے مزید جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے عمران منصب خان سے۔ جی عمران آپ ہمیں سن سکتے ہیں؟ جی بالکل۔ جی عمران، توشہ خانہ فوجداری کارروائی کیس حتمی مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، اس حوالے سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف توشہ خانہ فوجداری کیس میں سال تبدیل ہوا، جج تبدیل ہو گیا، عدالتیں F8 سے G11 منتقل ہو گئیں، لیکن مقدمے کو حتمی مرحلے تک پہنچنے کے لیے 9 ماہ کا عرصہ گزرا، جس میں متعدد پیشیاں ہوئی ہیں۔ اس مقدمے میں چیئرمین پی ٹی آئی ایک بار 18 مارچ کو پچھلے سال اور دوسری بار 24 جولائی کو عدالت کے روبرو پیش ہوئے۔ 8 نومبر 2022 کو اس مقدمے کی پہلی پیشی ہوئی، جبکہ 5 دسمبر 2022 کو ملزم کو پہلی بار سمن کیا گیا۔ اس دوران عدالت کے دائرہ اختیار پر جو وکلاء ہیں دیگر ٹیم چیئرمین پی ٹی آئی کی، انہوں نے متعدد جو ہے ان کے سوالات اٹھائے اور اس کو التوا کا شکار کیا گیا۔ مئی کے مہینے میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں ججز کی روٹین تبدیلی ہوئی۔ اس سے پہلے ظفر اقبال جو تھے وہ سیشن جج کو اس مقدمے کی سماعت کرتے، نئے جج آئے ہمایوں دلاور، انہوں نے دوسری ہی سماعت میں جو ہے جو کہ 5 مئی کو ہوئی، اس میں ملزم پر فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ کیا، اور 22 مئی کو گرفتاری کے بعد جب چیئرمین پی ٹی آئی پولیس میں لائن میں تھے، اس وقت ان پر فرد جرم عائد کی گئی، اور عدالت نے 20 جولائی کو الیکشن کمیشن کے گواہوں کے بیانات قلم بند کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے خواجہ حارث کو اس مقدمے کا پلیڈر نامزد کیا، اور 25 جولائی تک دونوں گواہوں کے بیانات قلم بند بھی ہو گئے اور ان کا اجرا بھی مکمل ہو گئی۔ دوران سماعت گواہان نے جو اپنے بیانات قلم بند کروائے انتہائی مختصر تھے۔ اجرا مکمل ہونے کے بعد الیکشن کمیشن نے عدالت میں شواہد مکمل ہونے کا بیان دیا، اور آج ہی عدالت نے مقدمے کی اسٹیج پر ضابطہ فوجداری کی دفعہ 342 کے تحت چیئرمین پی ٹی آئی کو بیان قلم بند کروانے کے لیے کل دن 12 بجے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد G11 طلب کر لیا۔ جی صحیح، شکریہ عمران منصب خان، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ناظرین آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا نے چیئرمین پی ٹی آئی کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ کہتے ہیں کہ تحائف بیچے اور پیسے جمع نہیں کرائے گئے، جواب تو دینا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ایک بندہ خوف کی کیفیت میں مبتلا رہتا ہے، اس کے لیے میڈیکل بورڈ ہونا چاہیے۔ آپ کی دماغی حالت کو درست کرنے کے لیے حکومت تعاون کر سکتی ہے۔ رپورٹ کریں گے مریم ملک۔ پی ٹی وی ہیڈ کوارٹر میں پریس کانفرنس میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا تارڑ نے کہا کہ کل نیازی صاحب کی سیشن کورٹ میں پیشی تھی، وہاں میری موجودگی کو سازش کا کہا گیا۔ میں ایک وکیل ہوں، 20 سال سے عدالتوں میں جا رہا ہوں، میری آڈیو چلائی گئی اور غلط رنگ دینے کی کوشش کی گئی۔ میرے اور عمران خان میں فرق یہ ہے کہ وہ 2 پیشیوں پر اب تک آئے ہیں اور میں 7 پیشیوں پر آ چکا ہوں۔ میری موجودگی سے خائف ہیں تو سیاست چھوڑ دیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے ایک ریفرنس الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھیجا تھا۔ ای سی پی میں ہم کمپلیننٹ تھے، پی ڈی ایم کی پارٹیز کمپلیننٹ تھیں، ہم مدعی ہیں اس کیس کے۔ اب اگر مدعی کے عدالت میں آنے پہ اعتراض ہے تو یہ تو ایک خوف کی علامت ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ عطا تارڑ نے کہا کہ توشہ خانہ میں چوری کی گئی، تحائف بیچے اور پیسے نہیں جمع کرائے گئے، جواب تو آپ سے لیں گے۔ تحائف کی جعلی رسیدیں کیوں بنوائیں؟ ایک بندہ خوف کی کیفیت میں مبتلا رہتا ہے، اس کے لیے بھی میڈیکل بورڈ ہونا چاہیے۔ بجائے اس کے کہ آپ آ کے توشہ خانہ کا جواب دیتے عدالت میں اور کہتے کہ جی یہ توشہ خانہ میں میرے سے غلطی ہو گئی، میں نے یہ تحفے ڈکلیئر نہیں کیے، میں نے بلیک مارکیٹ میں یہ تحفے بیچے، اور بلیک مارکیٹ میں تحفے بیچنے کے ساتھ ساتھ میں نے جو ان سے پیسے ملے وہ میں کھا گیا، میں نے وہ پیسے بھی جو اکاؤنٹوں میں جمع کرائے وہ مطابقت نہیں رکھتے ان تحفوں کی قیمت کے ساتھ، تو میری آپ نے آڈیو چلا کے کون سا تیر مار دیا۔ معاون خصوصی کا مزید کہنا تھا کہ میرے عدالت آنے پر توجہ ہٹانا ایسے ہے کہ ذہنی توازن درست نہیں۔ مریم ملک، پی ٹی وی نیوز، اسلام آباد۔
दहशत गर्दी की खुसूसी अदालत ने वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को थाना इंडस्ट्रियल एरिया गुजरात में चीफ सेक्रेटरी और सरकारी अफसरान को धमकी देने के मुकदमे में बाइज्जत बरी कर दिया है। अदालत में पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर दाखिला ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए कहा कि आज एक झूठा और बेबुनियाद मुकदमा अपने अंजाम को पहुंचा। हफ्ज़म ने अपनी बेगुनाही अदालतों में पेश होकर साबित की। वफाकी वज़ीर ने कहा कि हमारे तमाम कायदीन अदालतों में पेश हुए, न कभी हमने अदालतों का घेराव किया और न ही अदालतों पर चढ़ाई की। वफाकी वज़ीर ने कहा कि हमने हमेशा अपनी ज़ात की नफ़ी करके मुल्क की तरक्की के लिए काम किया है। तरक्की और मनसूबाबंदी के वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि सीपैक मनसूबों से लाखों लोगों की ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीलियाँ आई हैं। इस्लामाबाद में सीपैक कॉन्फ्रेंस से खिताब में वफाकी वज़ीर ने कहा कि सीपैक की अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं। पाकिस्तान को चीन के तरक्की के सफ़र से इस्तिफ़ादा करना चाहिए। सीपैक को आगे ले जाने के लिए मुश्तरका कोशिशें करनी होंगी। दुनिया भर की मईशतों को कई चैलेंजेस का सामना है। इन चैलेंजेस से निपटने के लिए सबको मिलकर खत्ते की तरक्की के लिए इक़दाम उठाने होंगे। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा ममालिक की सफ़ में शामिल है। मौसमियाती तब्दीलियों से नबर्द आज़मा होने के लिए मरबूत कोशिशें होनी चाहिए। सीपैक मनसूबों से लाखों अफराद के लिए रोज़गार के नए मौक़े पैदा हुए हैं और उनकी समाजी ज़िंदगियों पर असरात मुरतब हुए। एहसन इकबाल ने कहा कि सीपैक न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खत्ते की माशी तरक्की के लिए अहम मनसूबा है। और कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हिस्से में 362 पॉइंट्स का इजाफा हुआ और 100 इंडेक्स 46,417 पर बंद हुआ। बाजार हिस्से में 1,37,000 से ज़ायद से शेयर्स का कारोबार हुआ, जिनकी मालियत 10 अरब 25 करोड़ रुपए से ज़्यादा थी। बाजार हिस्से में 196 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा हुआ, 124 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कमी, जबकि 25 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई। हर गुजरता दिन पाकिस्तान की मशत के अंदर अच्छी खबरें लेकर आ रहा है। इसी तमाम सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। नदीम मौलवी साहब माहिर माशियात हैं, इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर रहे हैं। नदीम मौलवी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो स्टॉक एक्सचेंज की दिन ब दिन बेहतर होती हुई जो सूरत हाल है, इस पर कॉमेंट कीजिएगा, किस तरह से देखते हैं? देखिए, स्टॉक एक्सचेंज जो है पिछले 1 सालों में 6,000 पॉइंट से ऊपर चले गई, जबकि मुख्तलिफ लोग आपने देखा, खास तौर पर मैं कहूँगा मुल्क दुश्मन लोग पिछले 1 साल से कह रहे थे पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा, पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। और स्टॉक एक्सचेंज जो है दुनिया भर में कहा जाता है मईशत की अक्कासी करती है, और अगर ये मईशत की अक्कासी कर रही है तो सामने तमाम दुनिया के आ चुकी है कि 46,000 की सतह पे, यानी 40,000 से मार्केट गई और 46,400 के करीब मार्केट पहुंच चुकी है, यानी 6,400 पॉइंट्स बहुत होते हैं मार्केट में तेजी के लिए। और साथ में ये भी देखा जा रहा है, जो लोग कहते थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा, 1 हफ्ते के अंदर $4 अरब से $8 अरब के रिजर्व्स हो गए। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान को तरक्की करते हुए नहीं देख सकते हैं। और अगर हम सीपैक की बात करें तो 52,000 जॉब्स जो है वो सीपैक से अभी तक क्रिएट हो चुके हैं। और अगर हम इसकी सतह करें तो एक चाइनीज अगर वर्कर पाकिस्तान में काम कर रहा है तो 18 पाकिस्तानी 1:18 के रेशियो से 18 पाकिस्तानी काम कर रहे हैं। इस वक्त 27 प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें पाकिस्तान को $19 अरब के करीब जो है सरमायाकारी हुई है। और आगे आने वाले दिनों में हम 63 प्रोजेक्ट्स और देख रहे हैं, जिसके लिए पाकिस्तान में तकरीबन 35 से 36 अरब डॉलर और पाकिस्तान में आएगा। हमारे यहाँ पाकिस्तान के यहाँ मसला यही हमेशा से आ रहा है कि फेक न्यूज और हमारे जो कुछ सियासतदान जिन्होंने मुल्क को तबाह कर दिया, ये कह कहते कि जी नेगेटिविटी क्रिएट की गई और उन्होंने सीपैक पाकिस्तान और इकोनॉमी के बारे में गलत खबरें देते हुए अवाम को गुमराह किया। मगर आज जब फिगर्स आ रहे हैं तो अभी आप देखें तकरीबन 35 से 36 अरब डॉलर का तो अभी मजीद काम रहता है। अगर कल की बात करें तो कल तक हम मोटरवे की बात कर रहे थे और आने वाले कल में हम बात करेंगे कि जनाब बुलेट ट्रेन की। अभी तो ट्रेन का रेलवे का निजाम जो है काम करना बाकी है। इसके अलावा अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर का काम बाकी है। इसके अलावा अगर हम एनर्जी सेक्टर की बात करें तो ये जो डैम्स बने हैं, ये सारे ये जो है सिलसिले हैं जो कि पाकिस्तान के आइंदा आने वाले कल को बेहतर बनाएंगे। यही वजूहत है कि देखिए जितनी भी नेगेटिविटी खबर आती गई, मगर स्टॉक एक्सचेंज जो है वो नीचे बढ़ जाने की बजाय वो आहिस्ते आहिस्ते अपने कदम को मजबूत करते हुए ऊपर की तरफ दिखाई दिया।
सही। नदीम मौलवी साहब, ये बताइएगा कि जैसे कि आपने भी कहा कि सी पैक मंसूबों से लाखों लोगों की जिंदगियों में मुस्बत तब्दीलियां आई हैं, तो ये बताइएगा कि ये सी पैक मंसूबों की जो हमारे मुल्क में इस वक्त जारी है, कितना ज़रूरी है मुल्क की तरक्की के लिए ये सी पैक? देखिए, मुल्क की तरक्की के लिए बेतहाशा जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक रोड ही की हम बात नहीं करें। रोड तो आप देख चुके हैं कि पाकिस्तान से लेके, अगर हम चाइना की बात करें, गवादर से चाइना तक के रोड जो है वो बन रहे हैं, मगर रोड के साथ साथ अब हमारा दूसरा फेज आता है इंडस्ट्रियल। देखिए, 3 सेक्टर्स में सी पैक डिवाइड हुआ हुआ। एक तो हमारा रोड लिंक हो रहा हो, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है मुल्क की वो बेहतर होगी। जाहिर है, रोड लिंक की बात कर रहे हैं, कल को हम रेलवे की बात करेंगे, फिर हम एनर्जी सेक्टर की बात करेंगे। जो एनर्जी का हमारा मसला है, आपको पता है पाकिस्तान में हर शख्स परेशान है क्योंकि बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है। उसकी वजह यह है कि पिछले 70 सालों में किसी ने ये प्लान नहीं किया था कि बिजली की जो है वो आप कंजम्पशन ज्यादा हो रही है, तो उसके साथ साथ प्रोडक्शन की तरफ। तो अब हम आ रहे हैं उस फेज की सी पैक की वजह से कि हम अभी डैम्स बना रहे हैं, हाइड्रो पावर की तरफ आ रहे हैं, सोलर पावर की तरफ आ रहे हैं, ये सारे प्रोजेक्ट बन रहे हैं। और सी पैक सिर्फ हम पाकिस्तान को सी पैक से हटा के भी अगर हम बात करें तो आज पाकिस्तानी 30,000 बच्चे चाइना में पढ़ाई कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज में। तो ये हमारी रिलेशनशिप जो है चाइना के साथ, डेवलपमेंट जो है वो हमारे आगे आने वाले दिनों में, चाइना के साथ हमारा रिलेशनशिप आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा मैटर करता है और इसमें बेहतरी भी आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम मौलवी साहब, माहिर माशियात, आप हमारे साथ मौजूद थे। आपके वक्त के लिए कुछ दीगर खबरों की जानिब बढ़ते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ कहते हैं कि शफाफियत, मेरिट और एहतसाब किसी भी मुआशरे में गवर्नेंस के लिए ज़रूरी अनासर हैं। पार्लियामेंट कानून साज और मुल्क का सुप्रीम इदारा है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान गवर्नेंस फोरम से खिताब में राजा परवेज अशरफ ने कहा कि बेहतर मुस्तकबिल जमहूरियत की मजबूती में पन्हा है। पॉलिसियों में तसलसल से ही मुल्क की मईशत के लिए दूरस नताइज मिल सकते हैं। तमाम फरीकों को मिलकर आवाम की फलाह के लिए इक़दाम करना होंगे। तकरीब से खिताब में वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की हसन इकबाल ने कहा कि साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में दुनिया तेज़ी से तरक्की कर रही है। इंटरनेट के जरिए लोगों की मालूमात तक रसाई बहुत आसान हो गई है। उनका मज़ीद कहना था कि मुस्बत पॉलिसी तब्दीली मुआशरे के आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है। किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए अमन इस्तेहकाम बुनियादी अंसर है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि मुस्लिम लीग नून की गुज़श्ता हुकूमत ने दहशतगर्दी, लोड शेयरिंग और महंगाई जैसे चैलेंजेस पर काबू पाया और हमारे गुज़श्ता दौर में पाकिस्तान में रिकॉर्ड बैरूनी सरमायाकारी हुई। वफाकी वज़ीर ने कहा कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए इख्तलाफात भुलाकर सबको मिलकर मेहनत करना होगी। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ तो है। फिर से है चल पड़ा अज़्म हिम्मत का निशान, जिद्दत का कारवां। शायद मैं दानिश ना होता तो ना पढ़ सकती। मैंने सर को हमेशा एज अ फादर समझा है। तुम हो पाकिस्तान, चुनो। आप इस मुल्क का मुस्तकबिल है। दुनिया में पाकिस्तान को उसका खोया मुकाम आप दिलवाएंगे। कौम का अगर हमने मुस्तकबिल संवारना है तो फिर ये लम्हा है, ये लम्हा आ चुका है। आज हिम्मत बनाएंगे हम, ऊंची भरो उड़ान। मैं और हमारी पूरी टीम मिलकर हम पाकिस्तान का नक्शा बदल देंगे और मुल्क को तरक्की और खुशहाली के हम दौर पर लेके जाएंगे इंशाअल्लाह। खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। नाज़ा ये सरज़मीं है, तुम पर इस यकीन है, बन जाओ इसका मान ऐ नौजवान। कल इंशाल्लाह आपकी कुर्सी पे यही लोग बैठेंगे। ऐ
اے وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے, مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا. مخلوط حکومت نے ٹیوبویلز کو شمسی توانائی پر منتقل کرنے کے عملی اقدامات اٹھائے ہیں, جبکہ کسانوں کو بلا سود قرضوں کی فراہمی بھی جاری ہے. اور تو اور حکومت اور پاک فوج نے مل کر زراعت کو نئی بلندیوں تک پہنچانے کا منصوبہ بھی بنایا ہے. گرین انیشیٹو پروگرام کے تحت ملک زراعت میں خود کفیل ہونے کے ساتھ ساتھ بیرونی ممالک کو بھی اناج فراہم کرنے کے قابل ہو جائے گا. رپورٹ کر رہے ہیں وقار حیدر. وزیر اعظم شہباز شریف کی کسانوں و زراعت دوست ایسی پالیسیاں ہیں جو زرعی ملک کا مستقبل سنوار سکتی ہیں. وزیر اعظم کا ماننا ہے کہ زراعت کا شعبہ ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. اس وجہ سے حکومت وقت کی جانب سے کسانوں کو بلا سود قرض دیے جا رہے ہیں. حکومت نے اب تک یوتھ بزنس اینڈ ایگری لون کے ذریعے 30 ارب روپے کے بلا سود قرض دیے ہیں, جبکہ رواں مالی سال کے دوران 80 ارب روپے کے مزید قرض بھی دیے جائیں گے. صرف یہی نہیں, حکومت نے قومی ادارے کے ساتھ مل کر گرین انیشیٹو پروگرام کا آغاز بھی کر دیا ہے, جس کے تحت زراعت میں انقلابی اقدامات اٹھائے جائیں گے. پاکستان میں زرعی انقلاب چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید عاصم منیر کا ویژن ہے, جس سے آئندہ 5 سالوں میں 50 ارب ڈالرز تک سرمایہ کاری اور 40 لاکھ ملازمتوں کے مواقع پیدا ہوں گے. حکومت پاکستان اور پاک فوج کی مشترکہ کاوشوں سے پاکستان کی معاشی بحالی کے لیے لینڈ انفارمیشن اینڈ مینجمنٹ سسٹم کا قیام بھی عمل میں لایا گیا ہے. اس نظام کا مقصد بنجر زمینوں کو زرخیز بنانا اور بڑھتے ہوئے معاشی بحران پر قابو پانا ہے. وقار حیدر, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, اسلام آباد. پنجاب کے دریاؤں میں پانی کی سطح میں مزید اضافہ ہو رہا ہے. دریائے سندھ میں تربیلا اور کالا باغ کے مقام پر نچلے, جبکہ چشمہ اور تونسا کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے, جس کی وجہ سے بیشتر اضلاع میں فلڈ الرٹ جاری کر دیا گیا ہے. پی ڈی ایم اے کے مطابق مسلسل بارشوں سے بھارتی ڈیموں میں پانی کی سطح بلند ہو رہی ہے اور بھارت سے مزید پانی چھوڑے جانے پر دریائے راوی اور چناب میں اونچے درجے کے سیلاب کا خطرہ ہے. دریائے راوی پر ہیڈ بلوکی میں نچلے درجے کا سیلاب تھا, تاہم پانی کی سطح میں کمی واقع ہونا شروع ہو گئی ہے. دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا سلیمانکی کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب ہے, جبکہ دریائے چناب اور جہلم میں پانی کا بہاؤ معمول کے مطابق ہے. ڈائریکٹر جنرل پی ڈی ایم اے عمران قریشی نے انتظامیہ کو ممکنہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے الرٹ رہنے کی ہدایت کی ہے. اور سندھ اور بلوچستان کے پہاڑی سلسلے میں گزشتہ 2 دنوں کے دوران شدید بارشوں سے بلوچستان کے کراچی کے قریب مشہور ہب ڈیم میں پانی کی سطح بلند ہو گئی ہے اور اپنے مقررہ 339 لیول فیٹ سے تقریباً 2 فٹ رہ گئی ہے. سندھ کے ضلع دادو مہر سمیت سندھ اور بلوچستان میں واقع کیرتھر کے پہاڑی سلسلے میں غیر معمولی بارش ہوئی, جس سے پانی کے ریلے ہب ڈیم پہنچنا شروع ہو گئے ہیں. وافدہ کے مطابق ہب ڈیم کے کئی مربع کلومیٹر کے کیچمٹ ایریا سے ہب ڈیم میں پانی کی آمد کا ابھی تک سلسلہ جاری ہے اور پانی سپل وے سے کسی وقت جاری ہو سکتا ہے. کراچی سے جڑے بلوچستان کے علاقے ہب میں واقع ہب ڈیم سے کراچی کے بڑے حصے کو پینے اور دیگر استعمال کے لیے, جبکہ بلوچستان کے مختلف علاقوں کو آبپاشی کے لیے پانی فراہم کیا جاتا ہے. کوہلو شہر اور اس کے گرد و نواح میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش سے نشیبی علاقوں میں پانی بھر گیا ہے. 4 گھنٹے وقفے سے جاری رہنے والی بارش سے ندی نالوں میں طغیانی آ گئی ہے. بارش کی وجہ سے بجلی کا نظام بھی معطل ہو گیا. ڈیرہ بگٹی میں 4 روز سے جاری موسلادھار بارش کی وجہ سے سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی ہے. ندی نالوں میں طغیانی کی وجہ سے نشیبی علاقوں میں پانی بھر گیا ہے. ضلعی انتظامیہ کی طرف سے الرٹ جاری کر دیا گیا ہے. سکھر میں پانی کی آمد 1,85,270 اور اخراج 1,81,070 ہے, جبکہ کوٹلی بیراج میں پانی کی سطح 63,762 کیوسک اور اخراج 39,957 ہے. دریائے سندھ میں چانچڑا پانی کے بہاؤ میں اضافہ ہو گیا ہے. خیبر پختونخوا میں گزشتہ 4 روز میں بارشوں اور لینڈ سلائڈنگ سے حادثات کے نتیجے میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 15 ہو گئی ہے. ترجمان پی ڈی ایم اے کے مطابق صوبے بھر میں 83 گھروں کو جزوی جبکہ 12 گھر مکمل تباہ ہوئے ہیں. سیکرٹری ریلیف عبدالباسط کے مطابق متاثرہ اضلاع میں امدادی سرگرمیاں جاری ہیں اور متاثرین کو معاوضہ ادا کرنے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے. صوبائی حکومت کی ہدایت پر متاثرہ اضلاع کے لیے 6 کروڑ روپے جاری کیے گئے ہیں. اپر اور لوئر چترال کے متاثرین کو بھی امدادی سامان بھجوا دیا گیا ہے.
रुख करते हैं कराची का, जिसके मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। शहर के कुछ इलाकों में ज़्यादा बारिश के बाद सड़कों पर पानी जमा हो गया है, जिससे शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हुआ है। शहर भर के बेशतर इलाकों और बड़ी शाहराहों से पानी निकास हो चुका, ताहम नशेबी इलाकों से बल्दियाती और कंटोनमेंट बोर्ड का अमला पानी निकालने में मसरूफ है। सिंध के दीगर शहरों सक्खर, खैरपुर, सांगड़, मीरपुर खास, नवाबशाह, हैदराबाद, दादू, मिट्टी, थरपारकर और दीगर शहरों में भी मूसलाधार बारिश हुई, जिसकी वजह से लोगों की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने सिंध समेत पूरे मुल्क में शदीद बारिशों पर इजहार तशवीश करते हुए पार्टी से ताल्लुक रखने वाले वज़रा को अपने हलकों में पहुंचने की हिदायत की है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने बयान में कहा कि लोकल बॉडीज़ के चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, मेयर, डिप्टी मेयर और काउंसलर्स अपना किरदार अदा करें। हालिया बारिशों की वजह से सिंध में ज़राअत को भी नुकसान हुआ है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में भी जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि गुज़श्ता साल की तरह इस साल भी सिंध में बारिशों और सैलाब से नुकसान का खदशा है। बारिशों की वजह से सिंध में खजूर और आम की फसल तबाह हो रही है। वज़ीर आज़म से सिंध समेत बलूचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमतों की मदद करने की अपील की है। और बहावल नगर में दरिया सुतलज का सैलाबी रेले की वजह से दरिया के किनारे आबाद बस्तियों और हज़ारों एकड़ ज़रई अराजी पर तैयार फसलों को नुकसान पहुंचाते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा है। तफसील बता रहे हैं राना फैसल रहमान, जो चाव की राती बस्ती में मुतासरीन के साथ मौजूद हैं। जी राना फैसल, आगाह कीजिएगा। सैलाबी रेले ने जो है बहावल नगर की 3 तहसीलों को जो है अपनी लपेट में लिया और बुरी तरह जो है बस्तियों को, फसलों को जो है मुतासर किया है। बहावल नगर की जो दरियाई बेल्ट में जो इलाके जो हैं, वहाँ की जो बस्तियाँ जो हैं वो तकरीबन जो है बस्तियों में नुकसानात जो है बहुत ज़्यादा हुआ है। लोग जो बेघर हो गए हैं। इमदादी कार्रवाइयाँ भी जो है वो जारी हैं। एक तरफ से 50-60 एकड़ जो है ना वो दरिया ने नुकसान किया है और कटाव किया है। उसमें बहुत फसल थी, अच्छी फसल खड़ी थी, वो पानी में बहा हो गया। और दूसरी तरफ हमारे जो मवेशी माल है उनका चारा भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। हमारा नुकसान हुआ है। लाखों की फसलें जो थी, जो तैयार थी फसलें, वो ज़ेर आब आ चुकी हैं। नुकसान जो बहुत ज्यादा हुआ है। ठट्टा में एक दफ़ा फिर मानसून की बरसात का सिलसिला शुरू हो चुका है। बरसात के बाद शाही बाजार में 3 फुट पानी जमा हो गया। म्यूनसिपल कमेटी और ईटी सेंटर में भी पानी भर गया है। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मिर्जा हसन बेग। ये मानसून की बरसात का सिलसिला एक दफ़ा फिर ठट्टा में शुरू हो गया है। अभी गुज़श्ता साल भी बरसात और सैलाब ने ज़बरदस्त तबाही मचाई थी। एक दफ़ा फिर तबाही मचाने के लिए बरसात शुरू है। और आपको बताता चलूँ कि इस टाइम शाही बाजार ठट्टा जो है उसमें 3-3 फीट पानी जमा है और दुकानदार अपनी मदद आपके तहत पानी निकाले। बाज़ार जो पानी खुटे कोन पियो, मशीनूं हलन पई, जहिड़ियूं हलन पई तहिड़ी कोन पियो हलन। हीउ ॿियो ॾींहुं पानी खे मोमन परेशान आहिनि, बाज़ार वारा, असां ख़ुदि पाण परेशान, असां पाण दुकानदारियूं परेशानी। हीउ जेको सिरुनि जो अंदरि कमु थियो, इहो बि अंदरि हिन चौक में न थियो आहे। 12 थियो आहे, 12 कहिड़े कम जो थियो आहे। 12 मथे थी वियो अंदरि बाज़ार, शाही बाज़ार हेठि थी वई, कहिड़े कम जी, को फ़ाइदो ई न थियो असांखे। कच्ची आबादियों में पानी दाखिल हो गया है और झिड़क के करीब एक मकान की छत गिरी है, जिसमें एक शख्स यहाँ भाग हो गया है और काफ़ी लोग जख्मी हुए हैं। और ये बरसात का सिलसिला न सिर्फ शहर बल्कि देहातों, साहिली इलाकों और कोहिस्तान तक फैला हुआ है। और जो है म्यूनसिपल कमेटी ठट्टा जो खुद एक पानी साफ करने का इदारा है, उसके अंदर भी पानी जमा है। एडी सेंटर जो फलाही इदारा है, उसके अंदर भी पानी जमा है। तो बरसात का पानी इस टाइम ख़तरनाक हद तक बढ़ा है और अगर ये पानी की निकासी नहीं हुई तो आगे जाके ना सिर्फ वबाई बीमारियाँ फैलेंगी बल्कि लोगों को और मुश्किलात पेश आ जाएंगी। और शुहदाए पाकिस्तान को सलाम। तारीख गवाह है, जब भी वतन की मिट्टी ने पुकारा, हमारे जवानों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर लब्बैक कहा। सिपाही महरम अली शहीद 25 जुलाई 2009 को सवात में दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते हुए शहादत के रुतबे पर फाइज हुए। तफसील जानिए इस रिपोर्ट में। सिपाही मुहर्रम अली शहीद बेबाक, निडर और वतन पर मर मिटने का अज़म रखने वाले जांबाज मुजाहिद थे, जिन्होंने वतन अजीज की खातिर शहादत को गले लगाया। उनका ताल्लुक जिला घोटकी की तहसील खानगढ़ से है। सिपाही मुहर्रम अली शहीद ने सोगवारान में वालिदैन और बहन भाई छोड़े। उनके घर वालों का कहना है कि मुहर्रम अली जब शहीद हुआ दुख तो बहुत हुआ, मगर खुशी हुई कि वो शहीद है। ॿुधा कदे मां खुश शहीद थियो, दुख भी थियो, खुश भी थियसि त मुंहिंजो पुटु प्यारो आहे, मुंहिंजो हिन जहान मां कुर्बानी ॾिनई, कुर्बानी मुंहिंजी उमत ते कुर्बानी ॾिनी पाकिस्तान ते। मूंखे ख़ुशी ॾाढी थी वई। मां चयो मुंहिंजो सदो बख़्त वारो मुंहिंजो हुयो जंहिं एतिरो टाइम पंहिंजी शहादत ॾिनई।
मां खां मारा मारी शहीद मोकल भी दी अम्मा मोकल ले मां वर्दी पाते हत मां शहादत पाया। 9 मई दिन के हवाले से जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, हमें अफसोस हुआ, दुख हुआ, और जिसने भी ये काम गलत किया है उसने जो किया है पाकिस्तान के साथ किया है, उनके साथ किया है जिन लोगों की मुल्क की खातिर अपनी जान का नजराना दिया है। मैं ये हुकूमत वक्त से ये कहना चाहता हूँ कि जिसने भी किया है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और सख्त से सख्त सजा दी जाए। शहीद मोहरम अली भाउ हुयो, मुंहिंजो संगती हुयो, भाउ बि हुयो, हर दुख सुख जो साथी हुयो, हर जगह ते साथ ॾींदो हो, चवंदो हो मां तव्हांजे लाइ हर शइ जे लाइ मां वेठो आहियां, माउ पीउ जे लाइ, भाइनि लाइ, भेण लाइ मां आहियां। हूंदो नंढो हुयो पर हर ॻाल्हि में ईअं सम्झ त वॾो ई हुयो, असांजो दिलेर हुयो। चवंदो हो त तव्हां भेणनि जो बि मां रखवालो आहियां, भाइनि जो भी, तो माना इन मुल्क जो भी मां रखवालो थींदुमि, इंशाअल्लाह कुर्बानी ॾींदुमि। सिपाही मोहर्रम अली शहीद वतन अजीज के दिफा की खातिर जान का नजराना पेश करके आने वाली नस्लों के लिए मशाल राह बन गए। उलमा इकराम के वफ़द ने लाहौर में जना हाउस का दौरा किया और शरपसंदों की तरफ से इसे तहबाला करने पर शदीद मजम्मत का इजहार किया। मजीद तफसील बता रही हैं फरहाना खान। उलमाए कराम के वफ्द ने जिना हाउस का दौरा किया और जलाओ घेराव पर शदीद दुख का इजहार किया। और दुख ये है कि मस्जिद को भी नहीं छोड़ा, इंतहाई मजम्मत करते हैं और जो भी शर पसंद जो है इसके अंदर शरीक हुआ है उसको करार वाकई सज़ा देनी चाहिए। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए मुल्क पाकिस्तान के तमाम सरबराहान और ज़िम्मेदारान को कि इन तमाम मुजरिमों को, शरपसंदों को कैफर किरदार तक पहुँचाएँ। हम इन हमला आवरों की भरपूर मजम्मत करते हैं और साथ ये मुतालबा भी करते हैं कि इस सुराख को बंद कर दिया जाए और जो मुजरिम हैं जिनके बारे में जुर्म साबित हो जाता है उनको करारे वाकई सजा दी जाए। उलमाए कराम ने मुतालबा किया कि शरपसंदों को सख्त सजा दी जाए ताकि आइंदा कोई मुल्क दुश्मन कौमी एहसास और सलामती के इदारों पर हमले की जुर्रत न कर सके। फरहाना खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर और ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के बाहमी इश्तराक से पाकिस्तान में तिजारत के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान ट्रेड फैसिलिटेशन पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगी कराची से नौरीन नासिर। लॉन्चिंग की तकरीब से खिताब करते हुए ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव जुबैर मोतीवाला ने कहा कि मौशी इस्तेहकाम के लिए एक्सपोर्ट में इजाफा नागुज़ीर है। उन्होंने कहा कि ये पोर्टल पाकिस्तान में एक्सपोर्ट के शोबे में नए सरमायाकारों की आसानी, तिजारत के फरोग और आगाही के अलावा तमाम जरूरी सहूलियात की फराहमी के लिए बनाया गया है। We have to see that people come into export business. They should understand this business, and we are trying to make their life easier. To see that this kind of a portal which starts from scratch, you just start how you do it, how you become the exporter, what are the prerequisites and what are the post-requisites, how you continue with this, how you register yourself. I mean, these are all procedural things which we are doing it. मुकर्रीन ने इस पोर्टल के अगराज़ व मकासद के बारे में बताते हुए कहा कि ये पोर्टल वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेशन मुआहदे की तमाम शराइत पर पूरा उतरता है। इसके अलावा ये पोर्टल दीगर ममालिक में मसनूआत एक्सपोर्ट करने के लिए सरहदी एजेंसियों की जरूरियात और तरीकाकार को आसान बनाने में भी मुआवनत फराहम करेगा। ये पोर्टल कारोबार को बढ़ाने समेत तिजारत के फरोग के लिए एक ही जगह मुफीद मालूमात हासिल करने का अहम जरिया है। नौरीन नासिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। और भारत ने 5 रोज के बाद करतारपुर राहदारी को खोल दिया। राहदारी खुलने के बाद से सिख यात्री मजहबी रसूमात अदा करने करतारपुर पहुंच गए। यात्रियों का कहना है कि गुरुद्वारे के दर्शन और राहदारी खुलने पर बहुत खुश हैं। भारत ने सैलाबी सूरत हाल को जवाब बनाकर राहदारी बंद कर रखी थी, जबकि पाकिस्तान की तरफ से हर रोज राहदारी पर आमदोरफ्त के इंतजामात मुकम्मल थे। राहदारी बंदी से सिख यात्री अपनी मजहबी रसूमात अदा नहीं कर पा रहे थे। नाज़रीन, जनूबी वज़ीरिस्तान की तहसील सरकई के दूर दराज इलाके में नौजवान नस्ल में तालीम में दिलचस्पी को फ़रोग़ देने के लिए 3 मुख्तलिफ सरकारी स्कूल्स में समर कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ इलाकों से 258 बच्चों ने शिरकत की है। नवाल रहमान रिपोर्ट करेंगी।
جنوبی وزیرستان کی تحصیل سروکئی میں سمر کیمپ کے دوران بچوں کی نشو و نما کو فروغ دینے اور مختلف فنون کے ذریعے تجزیاتی اور تنقیدی سوچ کو بڑھانے کے لیے مختلف کورسز اور گروپ سرگرمیوں کا انعقاد کیا گیا۔ خود اعتمادی، قائدانہ صلاحیتیں، برادری کا احساس، ای لرننگ اور ذاتی حفظان صحت پر بچوں کو لیکچر دیے گئے۔ اس کے علاوہ پاکستان کی تاریخ، تاریخی مقامات اور قومی ہیرو سے متعلق متعدد دستاویزی فلمیں بھی دکھائی گئیں تاکہ نوجوان نسل کی صلاحیتوں کو اجاگر کر کے ان کو بہتر مستقبل کے لیے تیار کیا جا سکے۔ سمر کیمپ کے دوران بچوں اور نوجوانوں کے جذبات قابل دید تھے۔ میں بہت خوش ہوں کہ پاک فوج نے